हेलो, हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। थैंक यू, आप सब ने इतना प्यार और इतना समर्थन और इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स दिए मेरे को ओवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। आई एम हैप्पी कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ या बता पा रहा हूँ अपनी एक्सपीरियंस से। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड सेशन रखने वाले हैं। इस सेकंड सेशन पे अपने स्पेशल स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे, राइट। स्पेशल स्टैंडर्ड्स में क्या आते हैं, ऐसे 800 सीरीज़ आ जाता है, फिर SRE, SAE, SRS वो सब हो जाता है। ओके, सो बिफोर आई बिगिन मैं आप लोग के संग एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि क्यों इस पे अपने को फोकस करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को दिखाया था कि टॉपिक्स जिसके ऊपर 100% कवरेज अपने को करना हो, उसमें से एक SA 800 की सीरीज़ आती है एक क्वेश्चन, एंड SRE, SAE और SRS के 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। अगर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस देखा जाए तो अपने टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं, एंड ये 12 मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। नो डाउट अपने को SRE, SAE और SRS में अपने को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये सेक्शन को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, इसके ऊपर आपका ग्रिप आ जाता है, एंड एग्ज़ाम के जो 1.5 डे रहता है उसमें अगर आप खाली 1.5 घंटे में इस टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट मी ओपन द कंटेंट अगेन। मैं यहाँ पे सारा मोस्टली SK सर की बुक से ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने खुद इनकी ही बुक से पढ़ा था। हैविंग सेड डैट, मैंने अदर फैकल्टीज़ की वीडियोस भी रेफ़र करी थी, नेमली अगर मैं आप बोलोगे तो केशवानी सर हुए, या फिर हमारे सचिन सर हुए, अंकुश सर हुए, इवन प्रग्नेश सर हुए, तो मैंने इनकी भी वीडियोज़ को रेफ़र करा था। लेकिन पढ़ने के लिए मैंने केशवानी सर की ही रिसोर्स को फॉलो किया था, तो मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशलाइज्ड एरियाज़ ऐसे 800 मैंने यहाँ पे ब्लू इसीलिए हाईलाइट किया क्योंकि अपना स्टैंडर्ड को बिगनिंग मार्क करता है। देन ये आया आपका पहला एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसका मेमोरी टेक्निक हम लोग को केशवानी सर बोलते हैं, CRC टर, तो वैसे अपने को याद रह जाएगा, राइट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लू टिक मार्क दिया। हैविंग सेड दैट, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट, इसके ऊपर आई डोंट फील कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, येट इसका अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। तो जिन पोर्शन को अपने को पूरा स्टैंडर्ड्स का जो भी मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में, हमें हर पोर्शन का अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है, अनटिल अनलेस मैंने एक्सप्रेसिवली काटा है, जैसे मैं आपको आगे मार्किंग्स में भी बताऊंगा। येट पूरे स्टैंडर्ड्स का हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर मैं रफली पूछूँ कि 5 मिनट्स के अंदर आप इस स्टैंडर्ड या फिर इस टॉपिक में क्या किस मैटर पे बात होती है तो आप बता सको, ठीक है। तो इसको आप वैसे कर सकते हो, एंड इसके एग्जांपल्स ये रही, इस एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन बन जा सकता है। अगेन कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा रख सकते हो, लाइक इसको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, एंड MCQs अगेन यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। हैविंग सेड दैट, कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट, तो इसमें आप देखोगे 3, 4, 5 पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है। तो इसमें भी जैसे ये पॉइंट नंबर C है, मैंने रिसोर्स में देखा था, हालांकि ये फर्दर पॉइंट्स में भी डिस्कस है, लेकिन मेरे को लगा कि मैं इसको मिस कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको एक्सप्रेसिवली एक तो पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लिया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है इधर में। तो इसको याद करने के लिए क्या देखो, ऐसे 200 है, इस पर 60 जोड़ेंगे 260 बनेगा, इस पर 60 जोड़ेंगे 320 बनेगा। अब 320 एंड 315 दोनों हैंड इन हैंड चलता है, तो अपने इन दोनों का रेफरेंस दे देंगे। ऐसे 700 तो हमेशा रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता ही है। ऐसे करके आप लिंक कर सकोगे कि सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आए हैं। मैंने सबको स्टैंडर्ड्स को ऑरेंज हाईलाइट कर दिया ताकि मेरे को दिखे कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये 1.5 डे में अपने को रिविजन में ना बर्ड आई व्यू प्रोवाइड करता है। फिर आया डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल FRF। डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल FRF में ना आप देखोगे कि ऐसे 700 है, ये जो सीरीज़ है इसका आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैंने जितने भी कीवर्ड्स आप देख रहे होगे जो अपने आंसर में आनी चाहिए, उसको मैंने फ्लोरेसेंट से हाईलाइट करके रखा है। ग्रीन हाईलाइट्स आर दोज टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस पॉसिबल है, या जिस हेडिंग के या कीवर्ड्स को आई नीड टू लुक आउट फॉर इन द क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ। एंड पिंक ऐसे जो हाईलाइट किया वो जस्ट मैं अपने हाईलाइटिंग पर्पस के लिए किया कि हाँ मेरे को दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ बातें की गई है इन स्टैंडर्ड्स के रिलेशन में।
तो अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ AFRF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने ये सब में पढ़ा था एंड 700 में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर भी हुआ था। कुछ कंसेप्ट पॉइंट्स को भी मैं लिख देता हूँ। जैसे OM पैरा में क्या बात होती है, मैंने यहाँ पे छोटे से करके लिख दिया कि जब रेफरिंग टू द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अपने OM पैरा में डिस्कस करते हैं, लेकिन जब रेफरिंग टू द कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अपने EOM पैरा में करते हैं। तो ये चीज़ अपने को क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, राइट। देन यहाँ पे आ जाती है रिपोर्टिंग वाली पॉइंट। यहाँ पे रिपोर्टिंग में अपने को ये सब पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। अगेन इस पॉइंट नंबर 1 आना लिंकिंग है यहाँ के 3 पॉइंट से, इसलिए मैंने एरो देके यहाँ से लिंक कर दिया। ऐसे लिंक कर करके अपने को पढ़ने का एडवांटेज ये है कि अपने को समझ में आ रहा है, अपने रिलेट कर पा रहे हैं कि अपने आगे क्या पढ़ा, ठीक है। अगेन एग्जांपल ऑफ EOM पैरा, अगर आप देखेंगे अपने ऐसे 700 सीरीज़ में भी EOM पैरा की ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें इन 5 आउट ऑफ दिस 5 पॉइंट्स मैं आपको फर्दर बताऊंगा, बट यहाँ पे 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 तो आपके हर EOM पैरा में आता है, बट 2, 3 एंड 4 जो है ये इस स्टैंडर्ड के कारण स्पेसिफिकली यहाँ पे इंसर्ट किया। पॉइंट नंबर 1 क्या पड़ता है, वी ड्रॉ अटेंशन टू द नो टैक्स। फिर पॉइंट नंबर 5 क्या पड़ता है, आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये अपने को तो हर EOM पैरा का ड्राफ्टिंग में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 क्या बोलती है कि FS इज़ प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज़ CRC टर वाली बात कि रेगुलेटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से, या फिर कोई FS स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश बाय ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से, तो अपने को वो मेंशन करना पड़ता है। या फिर मे नॉट बी सूटेबल फॉर एनी अनदर पर्पस इंटेंडेड सोनली फॉर द कंपनी या फिर द यूज़र जिसको अपने रेफर करें, एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय द पार्टीज अदर देन द इंटेंडेड यूजर्स। तो ये सारी बातों को यहाँ पे अपने को स्पेशली मेंशन करना पड़ता है, इसीलिए 2, 3 एंड 4 पे स्पेशल फोकस करिएगा। कमिंग बैक, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़, अगेन ये दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दैट वुड डू। देन आ जाते हैं ये 2 क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो ये 2 क्वेश्चन अपना ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। SK सर ने इसको रिवीजन पर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वापस से डाल दिया, तो अपने भी इसको क्वेश्चन की तरह ही रिवाइज कर लेंगे। अब ग्रॉसली समराइजिंग, आपको यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन पॉइंट्स दिखते हैं, 1, 2 केवल, एंड यहाँ पे ये 2 तो अपने क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है, तो एक्सप्रेसिवली अपने को 2 क्वेश्चन पॉइंट्स दिखते हैं एंड यहाँ पे 2 दिखते हैं। तो 800 में तो अपने को कितना 4 क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना है, इट वोंट टेक मच टाइम, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। ऐसे 805 है। अब ये जो चार्ट है ना, ये हम लोग को SK सर प्रोवाइड करते हैं वो अपनी फ्री रिसोर्सेज में। मैंने क्या किया, हर रेलिवेंट पॉइंट को, मतलब हर रेलिवेंट टॉपिक्स के पेजेस को प्रिंट आउट करके फाड़ के उसी के बगल में चिपका लिया एज एन एडिशन। हालांकि मैंने इसको कुछ खास ज़्यादा रेफर नहीं किया, आप देख रहे होंगे कि एकदम पूरा साफ़ सुथरा है, लेकिन कभी कभी क्विक ग्लांस थ्रू के लिए ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 805 स्पेशल कंसिडरेशंस, जब अपने SFS और SEFS से सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अपने जब ऑडिट कर रहे होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड उसके ऊपर बात करते हैं। अगेन आप जब देखोगे ना एप्लीकेशन ऑफ एसेस या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एसे या फिर कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट हो रहा है, तो अपने ये सब कंसिडरेशंस को देखते हैं। ये रफली अपने ऐसे 800 सीरीज़ की तरह ही सिमिलर है, तो इसको बस अपने को ध्यान देने का है। अगेन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन बैंक में रिसोर्सेज में, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हाईलाइट कर दिया कि ये स्टैंडर्ड करो, तो इस चीज़ को तो रिवाइज करना ही करना है, राइट। तो इसमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स के ऊपर होता है एंड हमारे इनके क्वेश्चन बैंक में सर के शायद लास्ट में भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसका कि आंसर इज़ सिमिलर टू दिस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन बैंक की ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए अपने को इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें अगेन मैंने कीवर्ड्स को फ्लोरेसेंट हाईलाइट कर दिया है एंड इसको लॉजिकल रिलेशनशिप से याद कर लिया। कोई भी क्वेरी रहेगा आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड टेलीग्राम आईडी ड्रॉप कर रखा है, आप मेरे को रीच आउट करो, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा एंड आपको अगर कुछ इसमें कैसे मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया तो वो भी मैं आपके संग शेयर कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ऑलरेडी रीच आउट करा, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप एकदम हेजिटेट मत करिएगा। आपको डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज करिए एंड मैं आपको नॉट जस्ट ऑडिट बट जो सब्जेक्ट मेरे से पॉसिबल है या जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। किसी भी एक बच्चे की हेल्प करने से अगर किसी का एक बच्चे का भी अटेम्प्ट बचता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैव फेस दैट प्रॉब्लम, जो मेरे को 1-on-1 हेल्प कोई करने वाला नहीं था, मेरे स्पेसिफिक टेलर्ड पॉइंट के क्वेरीज़ को हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर आपके कोई क्वेरीज़ रहते हैं, आपको लगता है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, हेजिटेट मत करिएगा, डेफिनेटली डिस्कस करिएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF। अगेन ये पूरा टॉपिक समझने का है, इसमें आप देख रहे हो कि मैंने इसको अच्छे से समझा है एंड इसमें कीवर्ड्स जो है फ्लोरेसेंट से हाईलाइट किया या सर्कल किया।
ठीक है, तो इसको अपने को समझने का है। एज सच इसमें MCQs पॉइंट्स बन सकते हैं, बट आई डिड नॉट फाइंड इट नेसेसरी कि यहाँ से अपने को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा। अगेन व्हेन कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, इसमें भी आई डोंट थिंक कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन पाएगा या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन पाएगा, येट इसका अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है क्योंकि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो इसमें भी वही है, SA 260 का रेफरेंस है, SA 500 ऑडिट एविडेंस का रेफरेंस है, उसके बीच में इंटर रिलेशन है, एंड देन 320 का मटेरियलिटी का रेफरेंस है। तो इसको कैसे याद किए, SA 500 का इंटर रिलेशन है 320 से, डेट इज़ की मटेरियलिटी। तो ऑडिट एविडेंस हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए मटेरियल होता है, इसलिए ऑडिट एविडेंस का इंटर रिलेशन है मटेरियलिटी से, और मटेरियलिटी से अगर आप 60 लेस करोगे तो 260 में जाता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन विद TCWG, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। एंड अगेन इसमें भी मैंने क्या किया ना, फ्लोरेसेंट पार्ट को हाईलाइट कर दिया कि अरे ये सब चीज़ के ऊपर फोकस करना है, कम टाइम हो रहा तो खाली फ्लोरेसेंट पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा, तो आई नो कि हाँ चलो इस स्टैंडर्ड में इस पॉइंट को रेफर करना। स्टैंडर्ड को मैंने अपने रीडिंग के हाईलाइट पर्पज़ के लिए इसको ऑरेंज कलर कर दिया था। फॉर्मिंग एन ओपिनियन में यहाँ पे एक पॉसिबल क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जगह पे आपको ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एंड वहाँ पे कहीं पे ऐसा रेफरेंस है कि ऑडिट के कंसिडरेशंस में कब कब ये फ्रेजेस यूज़ करना है, प्रेजेंट्स फेयरली या फिर गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, तो अपने को ये पॉइंट लिखना है। ये अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन इट इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन, या तो हमारे क्वेश्चन बैंक में इस पर क्वेश्चन है या फिर इट इज़ अ प्रोबेबल क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्लू हाईलाइट किया एंड इसको स्टार मार्क भी दिया, क्योंकि शायद मैं अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन बैंक मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे या फिर कोई फैकल्टी की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी, तो वहाँ पे इस पर क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई वॉजेंट एबल टू आंसर, तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया कि हाँ ये सब मार्क करने से क्या होता है ना, आई हैव अ फोकस कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है या क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इसके ऊपर तो ध्यान देना ही देना। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस, इसको आप अच्छे से समझ लो, इसके ऊपर क्या बात हो रही है। स्पेशल पॉइंट्स पे आप ध्यान देना, क्योंकि स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर कहीं पे भी MCQ आ सकता है या फिर इसके रेफरेंसेस के ऊपर आपको मतलब डिस्क्रिप्शन आंसर में आपको इस सबको डिस्क्राइब करना पड़ सकता है। देन अगेन ये फैक्टर्स ऑफ इम्प्लीकेशंस क्या क्या चीज़ पे इंक्लूड होता है, वो सब के पॉइंट्स हैं। इसको क्या किया था, मैंने इसको लिखा कि ये क्या चीज़ के फैक्टर्स है, पहले मैं ये चीज़ समझा, तो मेरे को पता चला कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू ऑडिट रिपोर्ट में है कोई भी अगर मॉडिफाइड ओपिनियन या EOM या OM या फिर मुर्ग पैरा या फिर अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या रेलिवेंट है हमारे ऑडिट रिपोर्ट के लिए। किसके ऑडिट रिपोर्ट के लिए, सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर SFS सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स है दैट मे बी रेलिवेंट इन कंसिडरिंग दीज इम्प्लीकेशंस। ये इम्प्लीकेशंस क्या है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया, तो फैक्टर्स क्या है जो ये सब चीज़ को डिसाइड करता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, इसको कैसे याद करना है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकी नोट चिपका दिया, इसमें लिख दिया कि जैसे क्या मैटर का नेचर एंड एक्सटेंट देखो, मैटर का परविसिवनेस देखो, फिर डिफरेंस बिटवीन ARF देखो, डिफरेंस बिटवीन पीरियड देखो, या फिर टाइम एलाइप्स सिंस द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये देखो। मैंने एकदम छोटा सा समरी बना दिया, बहुत क्विक रिविजन के लिए इसी को मैं पढ़ लेता हूँ, याद आ जाता है। एंड अगेन फ्लोरेसेंट हाईलाइट कर दिया, एंड ये पॉइंट्स को अगर डिस्क्राइब करना है तो ये अपने इसको लॉन्ग में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्विक ग्लांस थ्रू में ना, इसमें आप देखोगे ना शायद हार्डली आप 2 या 3 सेकंड देखोगे या 4 सेकंड देखोगे, आपका ये पूरा रिवीजन हो जाता है एंड दैट्स इज डन। तो ये 1.5 डे में ना आपका रिवीजन का स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगेन OM पैरा को इसको मैंने जस्ट रीड किया, समझा। फिर यहाँ पे एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, इसको भी मैंने रीड किया और समझा, ठीक है। एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने क्या किया है, इसमें ब्लू हाईलाइट कर रखा है, माने इस पे क्वेश्चन है हमारे रिसोर्स में, एंड नवंबर 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें मालूम है कि May 25 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर डिस्क्रिप्टिव MCQ में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, एक पॉइंट के ऊपर भी पूछ सकते हैं, मैं जस्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए बता रहा हूँ कि हमें फिर पता चल जाता है कि हाँ May 25 के लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके जस्ट ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही गए, राइट। एंड व्हाट अबाउट सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब चीज़ को भी अपने को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इस सब के ऊपर अपने को MCQ आ सकता है या फिर एप्लीकेटिव बेस्ड आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल आई डोंट फील कि एट दिस डेट है। बट ICAI को मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता, ICAI कहीं से भी अगर एवरेज पेपर रहा तो वो यूजुअली एक रिलेटेबल पॉइंट से बनाते हैं, लेकिन अगर इनको चैलेंजिंग पेपर बनाना होता है तो ये जस्ट एक लाइन के ऊपर बना देते हैं, वो तो अपने अबव एंड बियॉन्ड पे ही जाता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने जस्ट जितना हो सकता है अपने टेक्निकली साउंड एंड कॉन्फिडेंस जो अपने रहे, अपने वैसा ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही है व्हाट इज़ डिफरेंट, इसको मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया। समराइज़ करने से क्या होता है, मैं ये 3 लाइन नहीं पढ़ के खाली ये चार्ट पढ़ता हूँ तो मेरा रिविजन हो जाता है, इस काइंड ऑफ थिंग। देन एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स,
इसको बस रीड कर लिया, समझ लिया एंड बोल्ड पॉइंट मतलब फ्लोरेसेंट हाईलाइट के पॉइंट्स को ना याद कर लिया, रिलेटेबल प्लॉजिबल रिलेटेबल पॉइंट्स बना के। देन ये 2 क्वेश्चंस पे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बैंक में हमारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है एंड वही सर ने भी यहाँ पे डाल के रखा है। तो अगर ग्रॉसली देखा जाए यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टैंडर्ड के, 1 2 3 4, जो कि एक बार उसमें से एक पूछा जा चुका है 4, और 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन। मतलब इस टॉपिक में आपको कितने टाइम लगेगा अगर आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 पॉसिबल प्लेसेस है क्वेश्चन के, राइट। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ऐसे 810, होप आपको सब समझ में आ रहा है, स्पीड ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट करो, मैं 1 to 1 आपको और बता दूंगा। ऐसे 801 पे क्या होता है, ऐसे 801 पे अपना FRF नहीं होता है, क्राइटेरियाज होता है, और इसको एवरेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सम FS भी बोलते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अगेन इसमें क्या होता है, मैंने इसको फ्लोरेसेंट हाईलाइट किया, समझा पूरा स्टैंडर्ड को, एंड देन फिर यहाँ पे फ्लोरेसेंट हाईलाइट कर लिया जो भी अपने कीवर्ड्स है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने आंसर्स में, राइट। देन बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, अपने प्री कंडीशन से समवेयर रिलेटेड है, जो अपने ऐसे 210 में भी पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स आप वहाँ से कनेक्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अप्लाइड क्राइटेरिया कब कब एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। तो ये सब रीड ओनली कैटेगरी है, येट इसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी मत करिएगा क्योंकि पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू हाईलाइट है, माने कि ये इसमें हमारे क्वेश्चन बैंक पे या कहीं पे रिसोर्स में कहीं पे क्वेश्चन है या मॉक्स में पूछे गए हैं जो मैंने अपीयर करा। एंड अगेन यहाँ पे May 24 पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो इसका मेमोरी टेक्निक भी मैंने बना रखा है PUNN। तो इस मेमोरी टेक्निक से समझ में आ जाता है कि हाँ चलो ये पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। अगेन प्रिजम्पशन के ऊपर मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया एंड यहाँ पे लिख दिया कि ये MCQ जोन है प्रिजम्पशन। फिर इफ़ अप्लाइड क्राइटेरिया इज़ इनएक्सेप्टेबल क्या कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आंसर में कहीं पर कोट किया गया था इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया कि इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता इस पॉइंट को। कमिंग बैक, ये सारे पॉइंट्स है, इस सबको ध्यान देने का है। देन ऑब्टेन अग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट की उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एंड आप देखोगे ना इसके ऊपर एज अ होल अगर पूछ लिया जाता है तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि विद अनड्यू डिफ़िकल्टी के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ना, तब आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जिसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पॉसिबल है। तो या तो आप सोचो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे ये लोग 2 चीज़ को कवर कर सकते हैं, या तो पूरा इसको कवर कर लेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे बोला है कि अवेलेबल टू ऑडिटेड FS इज़ मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। अनड्यू डिफिकल्टी कैसे होता है उसको रिजॉल्व करता है कंपनी, यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट्स दिए। तो आप सोच रहे हो कि ये सारे पॉइंट्स ना रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर भी आ सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, अगेन ये वाला आप देखोगे सितंबर 25 में पूछा गया है, तो आप लोगों को मालूम है कि जनवरी 26 बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, मेरे को भी मालूम था। येट मैंने क्या किया था ना, इसके ऊपर एक कंफर्ट लाने के लिए, इतना बड़ा लिटरेचर शायद मेरे को याद नहीं रहता, मैंने क्या किया ना, इसको एक चार्ट फॉर्म में समराइज़ कर लिया। अब इस चार्ट फॉर्म में भी मैंने क्या किया ना, सर्कल कर दिया। सर्कल का मतलब कि ये सारे पॉइंट्स है जो मेरे को याद रह सकता है, एंड देन उसके ऊपर भी मैंने क्या किया ना, फ्लोरेसेंट हाईलाइट कर दिया, माने कि ये पॉइंट्स मेरे को अच्छे से याद आ रहे थे जब मैंने इसको मॉक्स में टेस्ट किया था। तो 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसको ऐसे डील किया जा सकता है। ऐसे क्या होता है ना, आप पॉइंट्स अगर सही लिख देते हो, कीवर्ड सही लिख देते हो ना, आपको 100% आपका मार्क्स मिलने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जितना आप अपने लिए इसको सिंपल कर सकते हैं ना, शायद मेरे को इतना डिस्क्रिप्शन याद नहीं आता, लेकिन ये मेरे को चार्ट याद आ रहा था जब मैं मॉक लिख रहा था कि अरे हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन है एंड इसमें ऐसे ऐसे मैंने सर्कल करके रखा है, तो ये पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। सब कीवर्ड्स ही लिखा है मैंने, सिर्फ कीवर्ड लिखा, जैसे डिस्क्लोज समराइज नेचर हो गया, या फिर कंटेंट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, वो सब मैंने जो भी रेलिवेंट है ना उसी बात को लिखा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आप लोग समराइज़ करिए, नोट्स बनाइए, आप लोगों को डेफिनेटली रिवीजन में हेल्प होगा। फिर फॉर्म ऑफ ओपिनियन या फिर रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस में क्या क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे ना, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स, जब आप पढ़ते हो ना ठीक से तो आपको समझ में आता है। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड अप्लाई द प्रोसीजर्स डिस्कस्ड अर्लियर, तो ये कौन सी प्रोसीजर्स को बात कर रही है, इसी प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहा है जो मैंने यहाँ पे चार्ट में भी बनाया, तो ये रिलेट हो जाता है आपको, तो आपको ऐसी चीज़ समझ में आने लगती है। अगेन ये चीज़ समझने का था नो डाउट, एंड देन ये चीज़ भी समझने का है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आप रीड करो, समझो, क्लियरिटी रखो कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तो ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिख भी दिया, ओफो सीक्वेंस क्या है, पहले कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, फिर उसकी ऑडिट होती है एंड उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, फिर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एंड देन फिर ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो मतलब जब तक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा ना, तब तक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही नहीं सकती और उसकी ऑडिट नहीं हो सकती।
तो ये पॉइंट, ये फ्लो से क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर बैठने लग जाती है कि हाँ कैसे स्टैंडर्ड मूव कर रहा है, कैसे टॉपिक हमें बताया जा रहा है, हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब मॉडिफिकेशंस टू ओपिनियन ऑन यूएम पैरा ओएम पैरा जब अपने ऑडिट रिपोर्ट में अपने इसको मेंशन कर रखे हैं तो इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस होता है अपने ये देखेंगे। अब इसको क्या किया, मैं देखा कि ये जनवरी 26 में भी आ रखा है इंपॉर्टेंट, और मैंने इसको ब्लू हाईलाइट भी करके रखा था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। इसको मैंने कैसे किया, आपको एक तो टेक्निक बताता हूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छे से एग्जाम में रिकॉल भी हुआ और मेरे को इसमें मार्क्स मिले भी है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखा कि पॉइंट है क्वालिफाइड और यूएम पैराज रहते हैं, तब क्या क्या पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है। दैट इज़ मेरे को यहाँ पे एक फैक्ट लिखना पड़ता है। फैक्ट क्या है कि इट कंटेन्स अ डिस्क्वालीफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन, राइट। एंड देन फिर मेरे को डिस्क्राइब करना पड़ता है क्या, बेसिस उसका इफेक्ट, मैटर उसका इफेक्ट, एंड अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट है एंड उसका इफेक्ट, राइट। तो मेरे को ऐसे याद रह गया कि हाँ फैक्ट, बेसिस प्लस इफेक्ट, मैटर प्लस इफेक्ट, अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट प्लस इफेक्ट। तो इफेक्ट तो हर जगह कॉमन आ रहा है, बेसिस, मैटर और अनकरेक्टेड, तो ऐसे करके याद रह जाता है। वही अगर एडवर्स ओपिनियन रहेगा तो इसमें क्या रखना, आपको फैक्ट लिखना है, अगेन वही कि वहाँ पे कंटेंस एंड एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फिर यहाँ पे आपको बेसिस देना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं देना है, सिर्फ बेसिस देना है। एंड यहाँ पे एक नया चीज़ आता है फैक्ट टू। फैक्ट टू क्या है, दैट इज़ कि एज रिजल्ट ऑफ द एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इट्स अप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक अनदर फैक्ट है, इसीलिए फैक्ट 1 बेसिस प्लस फैक्ट 2। अपने को यहाँ पे ये लिखना पड़ता है। इसके ऊपर इंडिविजुअल भी क्वेश्चन है, बट जनवरी 26 में इस टोटल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया था जहाँ पे अपने को दोनों बातें एक्सप्लेन करनी थी। तो आपको जब ऐसे करके करोगे ना, रिलेट करके, तो याद आएगा। एंड सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ बाद में याद आया था। मेरे को ये जो मेमोरी टेक्निक है ना, फैक्ट बेसिस प्लस इफेक्ट, मैटर प्लस इफेक्ट, अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट प्लस इफेक्ट, फैक्ट बेसिस फैक्ट 2, मेरे को पहले ये याद था। इसके बेसिस पे फिर मैंने ये एक्सपेंड किया और आंसर पे फिर मैंने उसको खोल के लिखा। मेक श्योर आप अपना कीवर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हैं। ट्रस्ट में, आपका अगर सेंटेंस में ग्रामर एरर है या फिर आप थोड़े से वर्ड्स बीच में खा लेते हो वो भी चलेगा, लेकिन आपको कीवर्ड्स अच्छे से उसको दिखाना पड़ेगा कि देखो मैंने कीवर्ड्स लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सितंबर 25 की आंसर अटैम्प्ट थी ऐसे 250 में। मैं आपको लेके ही चलता हूँ वहाँ पे, सॉरी आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को लगता है कि आप लोग के संग शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे 250 में अपना ये इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। आ गया, एक सेकेंड, हाँ, सितंबर 25 अटैम्प्ट में। डायरेक्ट इफेक्ट, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट कंप्लायंस, फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स सो एज टू अवॉइड पेनल्टीज, लिमिटेड प्रोसीजर्स, इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट, इंस्पेक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने ये सब लिखा था, ट्रस्ट मी। मैंने डायरेक्ट इफेक्ट को अंडरलाइन भी करा था, लेकिन मैंने ये जो फ्लोरेसेंट हाईलाइट किया ना, मैंने इसको अंडरलाइन नहीं करा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को जस्ट बिकॉज मैंने अंडरलाइन नहीं करा, कीवर्ड्स मैंने उसको अच्छे से दिखाया नहीं, मैंने इसको सेपरेट पॉइंट्स करके नहीं लिखा, एक पैरा में ही बस उसको एज इट इज़ लिख दिया था, मेरे को इन्विजिलेटर ने यहाँ पे 1 मार्क्स तक रिवॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट नहीं करा और इसको मैंने लिख दिया। आपको अगर आंसर आता है ना, ऐसे उसको लिख के दिखाओ कि देखो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स ब्रेक करके उसको लिख के दिखाओ कि हाँ ये पॉइंट्स बात हो रहा है, ओवरसाइट ऑफ दिस दिस दिस, ऐसे करके उसको पॉइंट्स बताओ। आप उसको दिखाओगे कि आपको आता है तो वो आपको मार्क्स देगा। एंड देन कीवर्ड्स भी आप अंडरलाइन करो, चाहे से फॉर एग्जांपल ओवरसाइट ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ फ्रॉड, आपको ये पूरा ही कीवर्ड है तो आप पूरा को अंडरलाइन कर दो, लेकिन आप उसको दिखाओ कि आपने लिखा है कीवर्ड, आपको दिखाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये वाली चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा था, तो मैं आप लोग को बताया कि ये चीज़ डेफिनेटली आपको करना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, मतलब पीछे फ्लैशबैक में आ गया था। देन अगेन मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक कोई मॉक में पूछा गया था ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे ठीक से आंसर नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने तो इसको हाईलाइट करा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आंसर करना। अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ और अलर्टिंग रीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसको भी मैंने जस्ट रीड ओनली इसको अच्छे से समझा। कंपैरेटिव्स इसको अच्छे से समझा, लॉजिक क्या है 710 से काफ़ी रिलेटेड है, तो आप उसको वहाँ से भी लिंक कर सकते हो। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर इसको अच्छे से समझो, लेकिन आप इसको याद मत करो, कीवर्ड्स आप दिमाग में रखो लेकिन इसको अच्छे से समझो। ऐसे 700 को ये रिलेट करता है, ठीक है। एंड देन फिर आता है क्या, अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन ये आपको ऐसे 720 से आप थोड़ा सा लिंक कर पाओगे जब आपका अच्छा ग्रिप आ जाएगा स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी आप पॉइंट्स को समझो, फ्लोरेसेंट हाईलाइट किया, माने ये की पॉइंट्स है जो मेरे को लगता है कि आंसर में आने चाहिए, येट
इस टॉपिक को अच्छे से समझो, पूरा बाई हार्ट नहीं भी करो तो की पॉइंट्स को आप समझोगे कि आ सकते हैं, एप्लीकेशन आ सकता है। अब ऑडिटर एसोसिएशन के ऊपर शायद कहीं पे क्वेश्चन मैंने पढ़ा था या फिर क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये प्रोबेबल टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, मैंने इसका शायद एक समरी भी बनाया था, लेकिन आई एम नॉट फाइंडिंग द समरी, शायद वो शीट मिसप्लेस हो गया हो। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर एसोसिएशन ICAI ने अभी तक टेस्ट नहीं करा, लेकिन इट्स अ वेरी गुड पोर्शन टू टेस्ट। और ऐसे 800 सीरीज़ की यूजुअली एक क्वेश्चन आती है, तो ये प्रोबेबल एरिया बन भी जाता है कि टेस्टिंग किया जा सकता है इसके ऊपर। देन टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ FS। इसको मैंने क्या किया ना, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को मैंने रोमन 1 2 3 लिख दिया। इसको मैंने एक बार पिक्टोरल फॉर्मेट में यहाँ पे लिख लिया कि ये क्या बात करना चाह रहा है, इसका आइडिया क्या है, टाइमलाइन से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब कई बार क्या होता है ना, मैं जब रिवाइज करता हूँ ना, मैं खाली इस पोर्शन को देख लेता हूँ, मेरा काम कंप्लीट। यहाँ पे जो परेशानी है, दिस इज़ एन ओफू पार्ट, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। लेकिन ये जो मेन पार्ट है ना, इसको अच्छे से अगर आप समझ लोगे, आपका काम ख़त्म, डन, कंप्लीट। आपको जस्ट इसको अपने इसी चीज़ को अगर आप अच्छे से लिख दोगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इट इज़ दिस डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 अगेन इंपॉर्टेंट है एंड हमारे क्वेश्चन बैंक का है, तो मैंने इसको स्टार मार्क भी दे रखा है कि हाँ पॉसिबल है। दैट इज़ हाउ आई यूज़ द मार्किंग। अब अपने ऐसे 800 सीरीज़ कंप्लीट कर दिए। देखो वापस से SRS जो है, इसका भी मैंने एक वही सर की समरी प्रिंट आउट कर ली और उसको यहाँ पे रेफरेंस के लिए अटैच कर दिया। लेकिन हालांकि मैं इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन है, येट इसको रखा क्योंकि कई बार ना बर्ड आई व्यू में रिवीजन में हेल्प करता है। कमिंग बैक, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? नॉट ऑल एंगेजमेंट्स आर परफॉर्म बाय द प्रैक्टिशनर्स आर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? ये सब के ऊपर क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन बैंक में, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करा कि मैं जब उसको खुद से सेल्फ रिवाइज करूँ ना, तो ये सब पॉइंट मेरे से नहीं छूटे, राइट। फिर यहाँ से अपने स्टैंडर्ड चालू होता है, SRS 4400। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बात होती है वो सबको अपने को ध्यान देने का है, राइट। यहाँ पे मैंने एक ओफो भी लिख के रखा है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन होता था कि ऐसे 4400 या फिर 4410 कहाँ पे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है और कहाँ पे नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट करके रखा। अगेन एग्रीइंग ऑडिटिंग वर्सेस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैंने क्या किया ना, इसका एक समरी बना के मैंने यहाँ पे एक तो चार्ट चिपका दिया कि हाँ अगर अपने को याद करना है पॉइंट्स, तो मैंने इस समरी चार्ट से इसको याद कर लूँगा तो मेरे को याद हो जाएगा। हालाँकि ये प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका एक समरी चार्ट बना के इसको ऐसे चिपका दिया, राइट। फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये अपने नवंबर 24 में आ चुका है क्वेश्चन। इसका मेमोरी टेक्निक है EPFND, दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, FUND के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो EPF बना। अब F में का स्पेलिंग क्या होता है, मतलब फंड का स्पेलिंग क्या होता है? FUND। यहाँ पे U कुछ नहीं है क्योंकि तुम ही पेपर लिख रहे हो, तो यू आर राइटिंग द पेपर फॉर फंड्स, तो EPF, F से आया फंड्स, FUND, तो ND के और पॉइंट्स बन गए। ऐसे मैंने बस याद रखने के लिए इसको ऐसे ही किया। प्रोसीजर्स इसको अच्छे से समझ लो, वही है जो अपने स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। इंक्वायरी है, एनालिसिस है, रिकम्प्यूटेशन है, कंपैरिजन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एंड ये सब चीज़ आप लोग को लग रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब बिग फोर्स में आते हो ना, ये सब चीज़ एक्चुअल में परफॉर्म की जाती है ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट, तो इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट। हमें बिग फोर्स जैसे जगह में या जो हमारे बहुत रेप्यूटेड एस्टैब्लिश्ड ऑडिट फर्म्स है, वो एक्चुअली ये सब करते हैं। मैंने खुद रिकम्प्यूटेशन पूरा किया है कि क्लाइंट ने जो जिस बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया वो हमारे वर्किंग्स के हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एक एक नंबर मैच होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान दे दिया। देखो अब यहाँ पे आया रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग पे आप देखोगे ना, रिपोर्टिंग इज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हमारे क्वेश्चन रिसोर्सेज में क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूरे पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन जैसे देखो अब IJKL ये वाली जो पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। तो मैंने क्या किया ना, जिस लैंग्वेज पे इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट्स के लिए रेफरेंस है ना, मैंने वो देख लिया। जैसे क्या, वाइल रिपोर्टिंग प्रिकॉशंस टू बी टेकन सो दैट द रीजर्स डोंट मिसअंडरस्टैंड द स्कोप। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स का ना इस लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे भी लिख लिया कि हाँ प्रिकॉशंस के बारे में बात करेगा, तो मेरे को ये 4 पॉइंट्स को लिखना है, एंड देन यहाँ पे भी उसका एक मेमोरी टेक्निक बनाने का कोशिश करा। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट D से लेके पूरा एंड तक, दैट इज़ KL तक पूरा रेफरेंस यहाँ पे आंसर में लिखा गया। लेकिन टेक्निकली जब प्रिकॉशंस के बारे में बात बोलेगा, हमने वो सिर्फ ये 4 पॉइंट लिखना है। अगर ऐसा कुछ बोलेगा, प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड स्पेसिफिकली फॉर इंक्लूजन इन द रिपोर्ट, तो अपने को ये पॉइंट्स को ऐसे रेफ़र करना है, पूरा ही पॉइंट्स लिखना है, तो अपने को ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, आप ये सब चीज़ आप कर भी लोगे, एंड दैट इज़ हाउ ये पोर्शन, ये स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब देखो इफेक्टिवली कितना ही है, साइकोलॉजिकली आपको कितना सपोर्ट मिलता है। 1
2 3 पन्ने का स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही आ जा रहे हैं, सिर्फ 3 पन्ने का स्टैंडर्ड एंड यू आर डन। बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। चलिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर होता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए एंड पूछा गया है या इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। फिर अब इस पॉइंट पे आप देखोगे ना, मैंने इस पॉइंट पे स्पेसिफिकली डिफिकल्टी फेस किया। यहाँ पे लिखा गया था इनिशियली कि वाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज रिक्वायर्ड, तो मेरे को समझ में आया कि चलो ये पॉइंट्स लिखना। जब मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया ना, तो पता चला कि पर्पस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट में भी मेरे को ये पॉइंट्स लिखने होते हैं। एंड देन फिर की इशूज़ एड्रेस, अब इसका कोई रिलेशन नहीं है कि की इशूज़ क्या कंपाइलेशन एंगेजमेंट एड्रेस कर रहा है उसको लिखो, लेकिन मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन बैंक के ही यहाँ पे की पॉइंट्स को लिख दिया कि हाँ ये पूछा जा रहा है तो उसमें ये आंसर लिखना है। इससे क्या हो रहा है, मैं जब पढ़ रहा हूँ ना, जब रिवाइज कर रहा हूँ, तो मेरे सारे क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन संग संग में रिवाइज हो जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो भी है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना लिया। मेमोरी टेक्निक क्या है, पीरियोडिक एफआरएफ रिक्वायरमेंट्स हो गए, अदर पर्पस क्या, इन अंदर वाली बाहर वाली, एंड फिर इन लोग को दोनों को रिलेट करने के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस चाहिए। तो ऐसे करके ये काम बन जाता है, ठीक है। अब आया इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस पे भी आप देखोगे ना, इस पे भी प्रोबेबल क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन, मतलब इसके रिलेशन में आपको क्या क्या लिखना है, तो आपको पूरा हो सकता है लिखना पड़े, या फिर ये भी पूछ सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। मई 2025 में ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट को भी पूछा गया। मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना के रखा, अगर आपको दिखा पा रहा हूँ तो मैं, देखो कि इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के लिए अपने को पूरी बात लिखनी है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रैक्टिशनर भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट में ऐसे है। अब मैंने इसको कैसे याद किया ना, मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया, जैसे क्या, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, डेम ऑफ आईसी हो गया, फिर एक्यूरेसी ऑफ RDJ, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशंस एंड जजमेंट। इसके तो एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस चाहिए ही चाहिए, जजमेंट जो नीडेड है उसको भी बताना पड़ता है। तो मेरे को RDJ से ये पॉइंट याद रह जाता है। पूरे हमारे पढ़ाई में मैं खाली मार्वल को यहाँ पे एंड हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में भी टाइम स्टोन वाले पोर्शन में यूज़ करता हूँ। तो आयरन मैन, RDJ एंड डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन लेके खाली 2 जगह पे आता है। खैर ठीक है, अब क्या करो कि इसको आप यहाँ पे रिलेट कर लो। अब यहाँ पे REDJ कर दो, रिकॉर्ड्स एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स एंड जजमेंट्स, तो REDJ बन जाता है पॉइंट। ये अपने को ऐसे क्या होता है, ये पॉइंट याद रह जाता है। अगेन की पॉइंट्स का ध्यान रखना कि प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट एन एंगेजमेंट अनलेस द अग्रीड टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट। क्या क्या अग्रीड टर्म्स होने चाहिए, एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस के क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, ये पहले इनिशियली मैं इससे पढ़ा, फिर मेरे को पता चला कि मेरे को ना ये पॉइंट्स पढ़ने की दरकार नहीं है। मैंने ये चार्ट बनाया ना, अगर इस चार्ट को ही अच्छे से याद कर लो, हालांकि शायद ये चार्ट हमारे केशवानी सर ने दिया था, तो ये चार्ट से मैं पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे को इतना लिटरेचर पढ़ने का दरकार नहीं, और चार्ट हमें ईजिली याद भी रहता है ना, हम रिकॉल भी कर पाते हैं, तो मैंने वही किया। अगेन यहाँ पे भी देखो सेकेंड पॉइंट में कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजिंग क्या, रिकॉर्ड्स एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स जजमेंट्स, तो REDJ यहाँ पे भी आ गया, RDJ रॉबर्ट डाउनी जूनियर। फिर अगेन सिग्निफिकेंट जजमेंट ये किया। फिर अगेन इफ़ बिकम अवेयर, यहाँ पे है ना, इफ़ बिकम अवेयर दैट द रिकॉर्ड्स एक्सप्लेनेशंस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन, REDJ। अगेन यहाँ पे भी RDJ आ गया। RDJ को यहाँ पे EU बोला जा रहा है, तो RDJ के नाम से ना क्या होता है कि अपने पॉइंट्स, एक ही पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, रिपीट हो रहे हैं काफ़ी, तो कीवर्ड्स आपको यहाँ पे रिपीट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ऐसे आप इस चार्ट को बना सकते हैं एंड अपने बुक के वहीं पे बगल में चिपका सकते हैं। क्या होगा कि आप अगर एक अलग कॉपी बनाते हो ना, तो बार बार आपको एक साइकोलॉजिकली 2 चीज़ दिखता है कि हाँ मेरे को अपने नोट्स भी पढ़ने हैं एंड अपने चार्ट बुक के कॉपी को भी देखना है। वही अगर आप बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो, यू हैव अ कंफर्ट कि आपके जो भी है आपका इस बुक के अंदर ही, एंड आपको उसी को रेफर करना है। डीलिंग विद इंफॉर्मेशन डेट इज़ इनकन्सिस्टेंट और इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग है, तो आपको प्रैक्टिशनर क्या क्या कर सकता है, ये पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया। अपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने ब्लू हाईलाइट भी कर दिया। यहाँ पे भी क्वेश्चन है तो मैंने इसको ब्लू हाईलाइट कर दिया, और लिख भी दिया कि लर्न फ्रॉम चार्ट। तो ये चार्ट रिवाइज करो, ये सारे पॉइंट्स वहीं पर रिवाइज हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो एंड समराइज़ कर सकते हो। प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट की बात हो रही है, प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट जो है यहाँ पे, ये जस्ट अपने को रीड ओनली, वन टाइम रीड है, इसका अंडरस्टैंडिंग ले लो, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट को आप समझ लो, मैंने इसका यहाँ पे चार्ट भी ऐसे चिपका दिया। फिर एंगेजमेंट लेवल, क्वालिटी कंट्रोल, इसको तो मैंने जस्ट वन टाइम रीड रखा था, और एग्जाम के पहले तो मैंने इसको कट भी कर दिया था कि इतना रेलिवेंट है नहीं मेरे को ना। अब ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या है ना, इसको अच्छे से आप पढ़ लो, लेकिन इसका क्या किया मैंने यहाँ पे ना, नीचे में मेमोरी टेक्निक बना दिया। सिग्निफिकेंट मैटर्स आर कंसिडर्ड फायर। अब सिग्निफिकेंट मैटर्स आर कंसिडर्ड फायर ना, मैं खाली ये स्टेटमेंट याद रखता हूँ ना, तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन के सारे कीवर्ड्स याद हो जाते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो सिग्निफिकेंट मैटर्स से क्या होता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स आर एड्रेस्ड। कंसिडर्ड का मतलब क्या हुआ, मे कंसिडर इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ अकाउंट्स या फिर समरी ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट।
फिर आ जाता है क्या FI, फायर का FI आया, FI मतलब कि फाइनल वर्जन ऑफ द कंबाइंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डॉक्यूमेंटेड फॉर विच द मैनेजमेंट एंड TCWG एक्नॉलेजेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड देन REC हो गया क्या, रिकनसाइल्स, दैट इज की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल किससे, अगेन यहाँ पे REDJ तो आ ही रहा है, यहाँ पे OBV आ गया क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। अगेन यहाँ पे REDJ आपने कितनी बार पढ़ लिए, यहाँ पे पढ़ लिए एक जगह, देन यहाँ पे पढ़ लिए, एंड देन यहाँ पे पढ़ लिए। तो एक ही एक कीवर्ड्स आप काफ़ी यहाँ पे इस स्टैंडर्ड में यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको कंफर्ट दे देता है। अपना ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आप देखोगे, मैं जब आपका SRE के ऊपर बात करता हूँ तो SRE का भी मैंने अगेन यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पे छोटा करके चिपका दिया, हालांकि मैंने कम रेफर किया लेकिन एक चार्ट प्रिंट आउट करके रख दिया। ये सर ने अमेंडमेंट इशू किया था मेरे अटेम्प्ट में, बट मैंने इसको खास कुछ पढ़ा नहीं, तो ये एज इट इज़ ही है। लेकिन आप लोग ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। हमारी फैकल्टीज़ आज के डेट में इतना सपोर्ट कर रही है हमारे सारे स्टूडेंट कम्युनिटी को कि वो कोई भी फैकल्टी हो कि वो पहले तो रिवाइज़ भी करवा रही है एंड देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रही है। तो मैंने भी क्या किया था, सारे क्वेश्चन बैंक के ना जो भी फैकल्टीज़ है जिसके कोई फैकल्टी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करवाता है, कोई और करवाता है, ऐसे करके क्या होता है ना, आपको मोटा मोटी 60 to 70% जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, LDR क्वेश्चन होते हैं, हमारे फैकल्टीज़ रिवाइज़ करवा दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ हेल्प करती है अपने को। कमिंग बैक टू द SRE का टॉपिक, अब SRE कई बच्चे बोलते हैं ना छोड़ दे, अब इसको मैंने क्या किया था, मेरे को भी काफ़ी डिफ़िकल्टी लगता था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पहले अपने आप को दिमाग लगाया, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करके ना मैंने इसमें 2 या 3 काम किया। पहले जो पॉइंट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मैंने वो पॉइंट्स को यहाँ पे कट करना चालू कर दिया, क्योंकि वो पॉइंट्स मैं ऑलरेडी पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, या फिर वो खाली वन टाइम रीड ओनली या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है। जैसे कि कुछ जैसे फॉर्मिंग कंक्लूजन्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग ये 700 सीरीज़ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे टॉपिक्स को कट करने लग गया कि हाँ इतना टॉपिक मेरे को समझ में आया हुआ है, जस्ट आई रीड थ्रू, मेरे पास टाइम रहेगा तो, और नहीं भी पढ़ा तो कोई वांदा नहीं। UM पैरा हम ये सब पढ़ते हैं 705 706 में, 700 सीरीज़ में। तो इसको जस्ट मैंने कट कर दिया कि 1.5 डे में मैं इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, अपना टाइम बचाऊँगा। 2 मिनट बचेंगे ना, मैं 2 मिनट बचाऊँगा, ठीक है। पहले तो मैंने यहाँ पे कट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क किया कि कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं हमारे रिसोर्सेज में। तो इससे मेरे को पता चला कि हाँ क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या रिसोर्स पे क्या क्या क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे देखा कि यहाँ पे कितना 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे मेरे को कंफर्ट आ गया कि चलो इतना बड़ा स्टैंडर्ड भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन पे फोकस कर लूँगा तो एवरेज पेपर की तैयारी हो जाएगी कि हाँ एवरेज पेपर में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन फिर मैंने क्या किया, इसका अंडरस्टैंडिंग लिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को चीज़ें क्लियर हो गई, मेरे को कॉन्फिडेंस आने लग गया और मैंने स्मार्ट अप्रोच भी लगा लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क करते गया नोट, जैसे ऑडिटर नहीं है, प्रैक्टिशनर है, यहाँ पे ओपिनियन नहीं दिया जाता, कंक्लूजन दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे इसको समझा, ये स्टैंडर्ड का बिगनिंग मार्क किया, अगेन ये सबको समझा, यहाँ पे कुछ खास याद नहीं किया लेकिन इसको अच्छे से समझा, जहाँ पे दरकार हुई यहाँ पे अपने समझने के लिए यहाँ पे नोट्स भी लिख लिए। ये अपने क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ा समझा कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पे लिखा भी है कि 800 अप्लाई नहीं हो रहा है, एज वो ऑडिट पर होता है, ये तो रिव्यू है, तो रिव्यू पे तो प्रैक्टिशनर आता है, प्रैक्टिशनर फिर रिव्यू करता है, तो फिर इस स्टैंडर्ड 2400 में कवर हो जाता है, राइट। अब ये जो टॉपिक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने क्या किया ना, इसको यहाँ पे एक तो छोटा सा चार्ट बना लिया, चार्ट बना के यहीं पे नीचे में मेमोरी टेक्निक भी बना लिया। तो मैं मेमोरी टेक्निक देखता है, इसको यहाँ पे से रिवाइज कर लेता इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस होल लिटरेचर। एंड एक और यहाँ पे डेट इज़ की रैशनल पर्पस कब कब है, यहाँ पे भी उसका एक तो छोटा सा मेमोरी टेक्निक चिपका लिया। अब क्या है ना, मैं इतना पैरा पढ़ूंगा नहीं, ऑब्वियसली पिक्चर्स या चार्ट्स रहते हैं, उससे ज़्यादा रिटेन होता है, रिकॉल हो पाता है। तो मैंने क्या किया, कीवर्ड लिख दिया एंड देन यहाँ पे उसको कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए फ्लोरेसेंट से मैंने लिख दिया कि हाँ ये मेमोरी टेक्निक है एंड ये इससे रिलेट करता है। तो इसी को खाली पढ़ने से ना काम बन जाता है, इतना अपने को मेहनत नहीं करना पड़ता है। प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग सच रिव्यू एंगेजमेंट, ये अपने नवंबर 24 में आया था, सिमिलर टू SA 210 है, डेट इज़ AU के पॉइंट रेफरेंस होता है ना, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो ये वाला चीज़ अगेन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब नवंबर 24 में दिया था ना, मैंने क्या किया था, यही आंसर लिख दिया था कि इन लूजर्स से नॉट सेटिस्फाइड है, बट आंसर मेरे को पढ़ने घर में आया, इसको चेक किया तो पता चला कि नहीं, ध्यान से पढ़ने पे नहीं, ये प्री कंडीशंस बोल रहा है, ये फैक्टर्स बोल रहा है कि फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, क्या क्या बेसिस पे आप ये रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या क्या प्री कंडीशंस है, मतलब ये एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले आपको क्या क्या प्री कंडीशंस मैनेजमेंट से आपको क्लियर करना पड़ेगा
कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो क्वेश्चन का टोन एंड क्वेश्चन का मीनिंग अलग है, इसीलिए आंसर अलग है। इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें लेकिन अपने इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। इफ़ आफ्टर एक्सेप्टेंस आपको लग रहा है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ समझो। ये सब चीज़ पे एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है, ये टोटल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये अपने ऐसे 210 से रिलेटेड है, इसको मैंने रीड ओनली दिया क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरा एक कंफर्ट आ गया था इसको पढ़ते पढ़ते। फिर ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मिंग रिव्यू एंगेजमेंट, इसको भी मैंने अच्छे से समझा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि इन 5 पॉइंट्स पे ही डिस्कशन पूरा और फर्दर डिटेल में हुआ है, तो ये 5 पॉइंट्स ही पे फोकस करते अगर करेंगे तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब इस 5 पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 जो है मटेरियलिटी वाला, वो खाली आप समझ लो क्योंकि ऐसे 320 में डिस्कस होता है। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट नंबर 3 है ना, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, इनको ही रिलेट करता है एंड यही इंपॉर्टेंट है भी, तो इसको आप ज़रूर ध्यान देना एंड इसी के ऊपर स्टैंडर्ड्स भी आगे मूव करेंगे। अब आप देखोगे ना, इंक्वायरी बनता है, इंक्वायरी में क्या क्या पॉसिबल है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इसको अच्छे से समझो। देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अब ये जनवरी 26 में ना ये पोर्शन पे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा था कि ये प्रोबेबल क्वेश्चन एरिया है एंड मैंने कोई मॉक भी दिया था, उसमें भी मैं मिस्टेक किया, तो मॉक्स देने से समझ में आता है कि कहाँ पे है मिस्टेक्स बनती है। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको इन रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स, असिस्ट द प्रैक्टिशनर इन क्या क्या पॉइंट्स पे आपको परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रैक्टिशनर को क्या क्या पॉइंट्स पे हेल्प करता है, तो वो ये है। या फिर वाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर इंपॉर्टेंट इन रिव्यू, तो अपने को ये पॉइंट्स ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन के पॉइंट्स को यहीं पे लिख लिया। अब ये अगर मेरे को कीवर्ड दिखे ना कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मेरे को ये पॉइंट्स को ही लिखना है, राइट। एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ। अगेन आपको मैंने बताया था ना 4 पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखो अभी पॉइंट नंबर 3 था, अब फिर पॉइंट नंबर 4 आता है, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, ये रहा पॉइंट नंबर 4। अब इसमें क्या है ना, इसमें आप देखोगे ब्रॉडली 5 बातों के ऊपर बात हो रही है, तो इसके ऊपर हो सकता है कि यहाँ पे पूछ लिया जाए ग्रॉसली की प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, तो अपने को ये 5 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अगर ये 5 पॉइंट्स, 5वां पॉइंट कौन सा हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, ठीक है। अगर अपने को ये पूछा नहीं जाएगा ना, तो स्पेसिफिकली गोइंग कंसर्न में ना, अगेन गोइंग कंसर्न के अंदर से भी ये पूछ सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप मार्क कर लो कि हाँ यहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है, तो इससे आपको कंट्रोल आ जाता है। ये टॉपिक है, इसमें अपने को ये पॉइंट फोकस करना है, या तो ये ओवरऑल पूछ लेगा या फिर यहाँ से ही स्पेसिफिक पूछेगा, राइट। अगेन इसका चार्ट यहाँ पे अटैच कर दिया जो मेरे को पढ़ते पढ़ते रिकॉल करने में हेल्प करता है। देखो एडिशनल प्रोसीजर्स व्हेन प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपना 5वां पॉइंट ही है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे बोला है कि परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स, ये रहा परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स कि क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और इसमें आप देखोगे ना ये 3 आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता है, वाई, व्हाट एंड हाउ। तो वाई का क्वेश्चन आपको मिल गया, व्हाट का आपको आंसर सॉल्यूशन मिल गया, कैसे करोगे आप एडिशनल इंक्वायरी करोगे, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, या फिर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखोगे, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस देखोगे, राइट। फिर आता है इफ़ नॉट दैट, अगर प्रैक्टिशनर नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे उसको कैसे करना चाहिए, तो हमारा ये हाउ का आंसर बनता है। तो वाई, व्हाट, हाउ ऐसे करके आप इसको देखोगे ना तो आप ये 3 पॉइंट्स को रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे एंड इसको आप रिमेंबर भी कर पाओगे। अब ये इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स है ना, ये अपने 560 से अपने काफ़ी रिलेशन बनता है इसका, DDI करते हैं अपने वहाँ पे, डिस्कस हुआ, डिटरमाइन हुआ, इंक्वायर हुआ, तो ये अगेन वही चीज़ है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको रीड ओनली कर दिया और मैं 1.5 डे में तो इसको काट ही दिया कि यार इसको तो पढ़ना भी नहीं है, राइट। रिटन रिप्रेजेंटेशंस, अब रिटन रिप्रेजेंटेशंस में ना मैंने इसमें क्या किया, 3 मेजर हेड्स बना दिया, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, एंड आई फील कि रोमन 2 या रोमन 3 से इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू हाईलाइट कर दिया कि हाँ ये प्रोबेबल क्वेश्चन जोन है, या फिर मेरे कोई टेस्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया। आजकल आप लोग जानते हैं कि इंस्टीट्यूट खुद ऑडिट के पेपर को बनाने के लिए AI की हेल्प ले रहा है, राइट। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या बना लिया जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ का मेमोरी टेक्निक कर लिया, यहाँ पे कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर लिया। अब जब मैं एग्जाम डे में 1.5 डे में रिवाइज करूँगा, मैं ये कीवर्ड्स को रिवाइज करूँगा एंड देन ये मेमोरी चार्ट को रिवाइज कर लूँगा कि हाँ ये पॉइंट्स को बात कर रहा है। कैसे लिंक होता है कि 550, 560, 570 एक साथ में कंटिन्यूस सीरीज़ है, देन 240, 250 एक साथ आ गया क्योंकि है। अब मटेरियल 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कंटिजेंसी हो सकती है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो सकता है, राइट। तो ऐसे आपको समझ में आ जाता है।
फिर आ जाता है क्या, इफ़ मैनेजमेंट डजंट प्रोवाइड, तो इसके ऊपर भी आपका स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा क्या होगा। इवेल्युएटिंग एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोसीजर्स परफॉर्म, मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था, लेकिन आई फेल्ट कि यहाँ पे 1.5 डे में मैं इसको उतना रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस इसमें मेरे को ऐसा कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जोन टाइप का फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। डेफिनेटली आप इसको समझो, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप 1.5 डे में MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए कम चांसेस है, तो मैंने वो रिस्क लिया एंड इसको मैंने कट कर दिया। फॉर्मिंग कंक्लूजन ऑन FS, ये अपने 700 सीरीज़ में ही पढ़ते हैं कि अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में क्या करना होता है, मॉडिफाइड कंक्लूजन में क्या करना होता है, क्वालिफाइड कंक्लूजन में अपने को क्या करना पड़ता है। तो ये चीज़ अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है 700 सीरीज़ में, तो इसको तो अपने रीड ओनली कैटेगरी है। हाँ, ये मैंने हाथ बनाया क्योंकि ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये ड्राफ्टिंग में काम आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे हाथ बना के रखा। इसको आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। ये मेरे को लगा कि हाँ, ये पॉइंट को मैं कट कर सकता हूँ, तो मैंने कट भी कर लिया। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, तो इंसान को क्या कर, मतलब जो प्रैक्टिशनर है उसको क्या करना चाहिए, वो भी तो इंसान ही है, खैर, तो उसको क्या करना चाहिए वो मैंने यहाँ पे रीड किया, समझा एंड यहाँ पे मार्क किया। अगेन यहाँ पे भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इसमें ब्लू टिक मार्क नहीं लगाया, लेकिन विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं प्रेजेंट होने चाहिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, राइट। फिर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट के जो एलिमेंट्स है, ये अपनी पूरी रीड ओनली कैटेगरी है, क्योंकि इसको आप खाली रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पॉइंट नंबर G में ना इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है स्पेसिफिकली अलग से, तो इसको मैंने मार्क कर लिया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसको ब्लू टिक मार्क भी दे दिया। कीवर्ड्स अगेन यहाँ पे हाईलाइटेड आप देख सक रहे हो, इसको अच्छे से समझ लिया। अगेन EOM पैरा हम लोग 700 सीरीज़ में ये सब पढ़ते हैं, तो अपने इसको कट कर सकते हैं अगर अपना अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे ये सब स्टैंडर्ड्स में अपनी मेहनत बचती है। डॉक्यूमेंटेशन क्या परफॉर्म किया, अब इंस्टीट्यूट हमसे ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस नहीं पूछेगा, हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आंसर को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, आंसर लिखने के लिए ये डिफरेंस ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, हमें इसे डिटेल में लिखने की दरकार नहीं पड़ेगी। इंस्टीट्यूट हमसे डिफरेंस नहीं पूछेगा, IPCC लेवल नहीं है, ये CA फाइनल लेवल है। इसमें मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल चांसेस है कि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में था, एंड इसी से अपना 2400 सीरीज़ हो जाता है कंप्लीट, राइट। अब अपने नेक्स्ट 2410 क्वेश्चन सीरीज़ में आता है। 2410 में क्या होता है ना, इसमें मैंने देखा कि हाँ रैप के ऊपर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे समराइज यहाँ पे चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट में भी मैंने क्या किया ना, रीड से रिलेटेड, कंसिडर से रिलेटेड, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसमें मैंने ये जो सर्कल आप हाईलाइट किया हुआ देख रहे हो ना, वो अपने एक एक पॉइंट्स है, जैसे मैंने उसको याद कर लिया कि हाँ रीड से 2 पॉइंट्स है डॉक्यूमेंटेशन का, या फिर रीड मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंसीडर क्या करना है, मटेरियलिटी करना है, नेचर ऑफ करेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऐसे करके क्या किया ना, मैं जो पॉइंट्स के साथ कंफर्टेबल हूँ मैंने उसको हाईलाइट कर लिया एंड फिर उसको याद कर लिया। इंस्टेड ऑफ दिस मेरे को इससे काफ़ी ईजी हो गया रिटेन करने में, याद रखने में। तो अच्छा यहाँ पे मैंने इसको ब्लू हाईलाइट नहीं किया, इसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन है, हमारे रिसोर्स में ऑलरेडी क्वेश्चन है अगेन। फिर आया ये कि इनको परफॉर्म प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर्स। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं, ये चीज़ ना हमारे शायद ओवरव्यू हो जाता है कि ये 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उसका अपने को ये 6 पॉइंट्स देके आंसर लिखना होगा। हाँ, अगर अपने से इंक्वायरी मांगेगा तो अपने को डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि अगेन मैंने वही वो चार्ट एंड उसको सर्कल कर दिया चार्ट बना के कि हाँ इस पॉइंट पे ये बात हो रही है, इस पॉइंट पे ये बात हो रही है। इससे काफ़ी ईजी हो जाता है इतना सारा पॉइंट्स में से ना, इसको चार्ट को देखने से याद रखने में। तो मैं डेफिनेटली इसलिए चार्ट बना देता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट से ही याद कर लूँ। अगेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ एंटिटी लॉयर रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ये अपने 501 में भी पढ़ते हैं, तो अपने इसको कट कर सकते हैं, राइट। फिर ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गया, 2400 में था, 570 2400 में था। ये सब चीज़ें जब रिपीट होने लगती है ना, अगर आपके एक जगह पे आप मेहनत कर लेते हो ना, तो यहाँ पे अपनी मेहनत बच जाती है। इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट ऐसे 450 में आता है बात, राइट। अब ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज़ इंपॉर्टेंट। सितंबर 25 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ भी बना के ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लुक आउट फॉर द कीवर्ड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्लोरेसेंट भी हाईलाइट करके रखा है। देन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्पनिंग द इन्फॉर्मेशन, ये अपने 720 से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से समझ ले, कीवर्ड्स को ध्यान रख ले। अगेन यहाँ पे हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आज तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर केस स्टडी बना ले या MCQ बना ले, या फिर आपको हो सकता है एक तो लंबा सर का केस स्टडी दे दे डिस्क्रिप्शन में, आपसे ये पूछे एक्सप्लेन करने, तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इफ़ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन, तो क्या करना चाहिए। अगेन ये अपना MCQ जोन भी बनता है,
MCQ एंड अपना हो सकता है इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव भी ड्राफ्ट कर दिया जाए, तो अपने को ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर, तो ये 2 पॉइंट अपने को बताना है, ऐसे लिंक करना है 450, 260 या फिर 265 से आपने जो पढ़ा था वहीं पे ये लिंक होता है। रिपोर्टिंग नेचर है, अगेन रिपोर्टिंग नेचर को आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है। डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल FRF, ये रीड ओनली कैटेगरी, इसको रीड करिए, अच्छे से समझिए, खत्म काम। लिमिटेशन ऑन स्कोप, इसको आप रीड करिए, समझिए, खत्म काम। अदर लिमिटेशन ऑन स्कोप, इसको आप रीड करिए, समझिए, अच्छा काम। गोइंग कंसर्न एंड सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आया क्या, अदर कंसिडरेशंस, अगेन मैं इसको हल्के में लेता था, लेकिन मैं जब कोई मॉक दे रहा था ना, वहाँ पे इस पोर्शन से क्वेश्चन आ गया था, देन आई रियलाइज कि इस पोर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैंने इसको ब्लू हाईलाइट किया। ये पोर्शन को आप हल्के में मत लीजिएगा, इसको भी आप कंसिडर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। वापस से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन मैंने कट कर दिया, ठीक है, मैं 2 लाइन का रिस्क ले सकता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया, एंड ये क्वेश्चन जो है ना, सेकेंड क्वेश्चन और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन होने से ना एग्जामिनर को दिखता है। उसको आप अगर पैरा लिख दोगे ना, शायद उसको आंसर भी आपका नहीं दिखेगा, आपके कीवर्ड्स भी नहीं दिखेंगे। यू हैव टू फ्लॉन्ट, यू हैव टू शो व्हाट यू हैव रिटन, तभी इन्विजिलेटर मार्क्स देता है। अब आ जाते हैं हमारे 3400 सीरीज़ में। 3400 सीरीज़ अगेन ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। मैंने यहाँ पे समरी सर का चार्ट अलग से प्रिंट आउट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। PFI के ऊपर में बात होता है, PFI ऐसा चलता है। यहाँ पे मैंने देखा कि ये फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शंस क्या है ना, मेरे को अगर पूछा जाए तो मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इसको याद ही किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू हाईलाइट लगाया। अगेन कैन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स बी एसोसिएटेड विद PFI, इसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया एंड कीवर्ड्स को यहाँ पे फ्लोरेसेंट हाईलाइट किया। ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर एग्जामिनिंग PFI, ये जनवरी 26 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। मैंने क्या किया था ना, मैंने ना एक ये मेमोरी टेक्निक बना ली थी, एंड ट्रस्ट मी मेरे को एग्जाम में ये चीज़ याद आ रहा था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एजम्पशंस लिखा, एजम्पशन से रिलेटेड प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं है, बेस्ट एस्टीमेट है कि नहीं है, कोई अनरीजनेबल एजम्पशंस तो नहीं यूज़ किया, हाइपोथेटिकल एजम्पशंस यूज़ नहीं किया, PFI क्या है, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है, नॉट मिसलीडिंग है, प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली है। तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड प्रॉपर्ली, एक प्रॉपर्ली वाला लिंकिंग बैठ जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, पॉइंट को आप लिंक करके याद करोगे ना, आपको याद रहने लग जाएगा। मैंने इसको लिखा था एंड मेरे को इसमें मार्क्स मिले हैं ड्यू टू दिस लिंकिंग। जहाँ पे आपको मौका मिले आप इसको चार्ट बनाइए, चार्ट बना के आप इसको इनकॉर्पोरेट करिए, याद करिए। नेचर ऑफ एश्योरेंस, ये हमारे शायद MCQ में आया था, मैंने गलत दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया कोई मॉक में। देन प्रीकॉशंस वाइल एक्सेप्टिंग, प्रीकॉशंस टू बी टेकन बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, इसका कोई भी है, जैसे ई-पेड हो गया या फिर ID पेन हो गया, मेमोरी टेक्निक इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया। फिर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर, सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स पे ध्यान मत देना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स पे ध्यान देना। अगेन इसका यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना रखा है, तो उसको आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो उससे आपको याद रहेगा। मैं जब कोई रिवीजन करता ना, मेमोरी टेक्निक्स पे ही फोकस करता, तो ये सारे कीवर्ड्स रिकॉल होने लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ये नवंबर 24 में आया था, मैंने इसको मार्क कर दिया, ब्लू हाईलाइट मतलब कि ये क्वेश्चन एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, अपने इसको स्किप नहीं कर सकते। इसका मेमोरी टेक्निक ABCDE ऐसे करके याद कर लिया। रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ PFI, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस पोर्शन पे हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए या केस स्टडी पूछा जाए, तो मैं एक्सप्लेन करने की सिचुएशन में रहूँ, इसीलिए। मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल के ऊपर स्पेसिफिकली कहीं पे रिसोर्सेज में या फिर टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आंसर नहीं किया। देन मैंने देखा कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बारे में मुख्य तरीके से बात हो रही है। अब इसको मैंने समराइज़ करने के लिए क्या किया ना, ऐसे एक चार्ट बना के यहाँ पे इसको चिपका दिया। अब मैं जब मॉडिफिकेशन एंड विड्रॉल पढ़ता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दिस लिटरेचर, मैं जस्ट ये चार्ट पढ़ता हूँ, मेरे को क्लियर हो जाता है। तो दिस चार्टिंग एक्चुअली हेल्प्स। ऐसे स्मार्ट चार्ट्स बना के अपने बुक में ही चिपका दीजिए, ताकि आपको बार बार इसको खोजना ना पड़े। 1.5 डे में रिविजन में डेफिनेटली हेल्प करता है ये सब चीज़। डॉक्यूमेंटेशन, इसका मैं रिस्क ले लिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इसको आप रीड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ये 3400 वाला सीरीज़ कंप्लीट। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, फिर अपने 3402, अब दो स्टैंडर्ड बचा, उसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3402 ये अपना ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टैंडर्ड है। 3402 और 402 ना साथ में चलता है। तो अपने जब आंसर लिखेंगे ना, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप दोनों स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे दो, लेकिन मेक श्योर आप गलत स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, वरना फिर आपके मार्क्स लूज़ होंगे। स्टैंडर्ड्स लिखने के आपके मार्क्स नहीं जाते हैं। आप ये लिख सकते हो कि एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, या फिर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, तो वो सब आप मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड लिखने के अलग से मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन गलत बोलने के मार्क्स कटते ज़रूर है, तो आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। खैर, कमिंग बैक,
ये स्टैंडर्ड को आप अच्छे से बहुत समझ सकते हो। ये पूरा स्टैंडर्ड ना आई फील स्पेसिफिकली ये एकदम कंसेप्चुअल है। आपको अगर इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आराम से होगा। मैं अभी आपको बताता भी हूँ कुछ कुछ टेक्निक्स। जैसे यहाँ पे स्कोप आप अच्छे से समझ लोगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइप 1 में खाली आपको डी के ऊपर बात होता है। डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन वो भी स्पेसिफिक डेट को रिलेट करना चाहिए। जब आप टाइप 2 पे आते हो यहाँ पे डीडीओ के बारे में बात होता है, डेट इज़ डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। और जब आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखते हो ना तो आप ये भी देखते हो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ टीओसीज एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ कैसे कंसिडर हो रहा है कि नहीं। तो आपको आप ये चीज़ याद रख लो कि डीडीओ देखना है। जैसे आप डीडीओ करोगे ना तो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ टीओसीज भी देखना है एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ भी देखना है। इससे क्या होगा कि आप आगे के कहीं पर भी आंसर लिखो ना उसमें क्वालिटी कीवर्ड्स आएंगे। अगेन यहाँ पे टाइप 1 के लिए जो बातें होती है उसमें अगर आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात कर लोगे तो टाइप 2 रिपोर्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, राइट। समरी ये रहा, डी एंड डीडीओ के बारे में बात हो रहा है। हाउ सच एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विथ, या फिर ड्यूटीज़ क्या है, या फिर प्रोसीजर्स वाइल परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, क्या क्या फॉलो हो सकते हैं उसको अपने यहाँ पे देख रहे हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझो क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट भी यहाँ पे बना के चिपका दिया, इसको आप समझो। आस्किंग फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हालांकि अभी तक पूछा नहीं आईसीआई ने, लेकिन मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है इसलिए मैं इसको ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोग भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। एटलीस्ट इस पॉइंट को कोशिश करिएगा आप याद कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना पड़ सकता है इसके आंसर। सब्सिक्वेंट इवेंट, फिर रिपोर्टिंग आया। यहाँ पे आपको फॉर्मेट ही है जो आपको खाली समझना है। अगेन इसका अंडरस्टैंडिंग लेने से, क्योंकि ये रिपोर्टिंग है मतलब ये फॉर्मेट के बारे में बात करें, इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे आपका काम बन जाएगा। CUEC कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल अपने 402 में अच्छे से डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं। ये MCQ जोन है। इफ़ स्टेटमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन ये एक प्रोबेबल जोन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टार मार्क दिया, हाईलाइट किया कि हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये MCQ जोन है तो यहाँ पे मैंने लिखा। अगेन ये DDO के बारे में बात कर रहा है। जैसे DDO के बारे में बात कर रहा है, आपको मालूम है कि टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। जब आपका टाइप 1 होता है उसमें खाली अपने DD करते हैं, वो भी स्पेसिफाइड डेट। और जब DDO की बात हो रही है तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, TOCs एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, जो मैंने आपको आगे बताया था, याद कराया था। अभी आप देखना उसका एप्लीकेशन देखना, इसी में आएगा आगे जाकर। तो टाइप 2 रिपोर्ट के आप पॉइंट्स लिख रहे हो। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल्स देख लिया, डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब यहाँ पे जब एडिशनल मैटर्स आता है ना वाइल रिपोर्टिंग टाइप 2 रिपोर्ट, तो देखो डिस्क्राइब TOC एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ। फिर इस क्या क्या स्टेट बताओ कि क्या क्या कंट्रोल्स आपने टेस्टेड करा, क्या क्या डेविएशंस आपने आइडेंटिफाई किया, और आप रिपोर्ट करो क्या क्या डेविएशन। तो ये एडिशनल मैटर्स में भी ना आपको याद रहेगा, और एक पॉइंट याद रहेगा ना उसे आप फिर लिंक कर सकोगे। अब मैं ये सिर्फ 4 कीवर्ड पढ़ता हूँ, मेरा ये पूरा आंसर रिवाइज होता है, मेरे को ये पूरा स्टेटमेंट नहीं रिवाइज करना। दैट इज़ हाउ स्मार्ट मार्किंग एंड मैपिंग हेल्प्स। इफ सर्विस ऑडिटर कंक्लूड्स कि DDO नहीं है तो वो मॉडिफाई कर सकता है ना अपना ओपिनियन, तो वो उसी के रिलेटेड पॉइंट्स है। एंड देन फिर डॉक्यूमेंटेशन आप कट कर दो कि हाँ यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या है क्या नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने इसको कट कर दिया। अगेन इसके ऊपर जो क्वेश्चन है मैं वो हमारे रिसोर्स में उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, SAE 3402 में अगेन ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे क्राइटेरिया, जब भी प्रैक्टिशनर होता है वो क्राइटेरियाज के ऊपर अपना फोकस करता है। अब व्हाट इज़ PFFI और सिग्निफिकेंस ऑफ PFFI, अगेन मेरे को ये चीज़ कैसे पता चला, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया या मॉक सॉल्व किया, वहाँ पे पता चला। सिग्निफिकेंस ऑफ PFFI में भी अपने को ये आंसर लिखना है, तो अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ अपने को क्या चीज़ कहाँ पे क्या लिखना है, क्या पूछने से क्या लिखना है, वो ऑलरेडी आप इंटीग्रेट करते जाओ, आपका क्वेश्चन बैंक साथ में रिवाइज होते जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स है, फिर कंपाइलेशन ऑफ PFFI कैसे होगा, इसका सीप्स पीस करके इसके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो इसका भी मैंने यहाँ पे मेमोरी टेक्निक बना दिया, फ्लोरेसेंट हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे आप मार्किंग करो, ये आपको 1.5 डे में जेन्युइनली हेल्प करता है रिविजन में। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स फॉर स्टेप इन्वॉल्व इन सच एंगेजमेंट, यहाँ पे जो स्टेप्स है ना, अब इस स्टेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि ये क्या है यहाँ पे एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, तो इसको मैंने क्या किया कि पूरा इसका एक चार्ट बना के यहाँ पे चिपका दिया। अब इस एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का भी ना एक और पॉइंट है, इसके ऊपर भी सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AAU SA 210 से रिलेट करता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है। तो मेरे को मालूम है कि हाँ मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता है, यहाँ पे प्री कंडीशंस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट के ऊपर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मेरे को ये आंसर लिखना है। और अगर पूछा जाएगा क्या कि ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, इस टॉपिक में से May 25 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। देखो ये इस पर्टिकुलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपने को ये चीज़ समझ में आएगी कि May 25 में जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो September 25 के बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट बनता है। हमें सबको मालूम है इंस्टीट्यूट के पास कितना कुछ है पूछने को, वो हो सकता है यहाँ से MCQ पूछ ले, लेकिन इट इज़ लिटिल लेस प्रोबेबल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड एनालिसिस कि ये इसको वापस से पूछता है, सेम क्वेश्चन को आपको वापस से दोबारा पूछा जाएगा।
लेकिन पूछा जा सकता है एक्सेप्शनली इनको अगर टफ करना हो, आपके मार्क्स अटकाने, ब्लॉक करने हो तो। खैर, इसका भी मैंने क्या किया यहाँ पे चार्ट बना के, एंड आप ये चीज़ नोटिस करना, ये चार्ट में ना मैंने पॉइंट्स को जब आप लिंक करोगे ना तो आप देखोगे कि पॉइंट्स के सिमिलर टू द स्टेप्स टू कंपाइल PFFI से रिलेट करेगा। सोर्स हुआ, एडजस्ट हुआ, फाइनल आउटपुट हुआ, एनुअल रिपोर्ट हुआ। तो ये सब चीज़ आप जब पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे ना, फैकल्टीज़ की रिवीजन वीडियोज़ चेक करोगे एक बार दो बार, फिर अपना खुद को सामने रख के आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको याद आएगा एंड देन आप रिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ये खाली रीड ओनली था, एंड देन मैं एग्जाम के टाइम पे कट भी कर दिया। ये रहा ऑडिट ओपिनियन। अगेन इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, यहाँ पे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आई डोंट फाइंड कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ा जा सकता है या आ सकता है। एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, ये मैंने कट कर दिया था क्योंकि मैं 1.5 डे में पढ़ा नहीं। प्रिपेयरिंग एश्योरेंस रिपोर्ट, इसको मैंने रीड किया, अच्छे से समझा, लेकिन आई फील कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लू हाईलाइट कर दिया कि हाँ, यहाँ पे एक प्रोबेबल क्वेश्चन जोन बनता है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसको चेक कर ले, तो अपने यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अगेन बाकी सारा रीड कैटेगरी है, यहाँ पे आप देखोगे कि AAU वाली बात ही है, तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है अपने क्वेश्चन बैंक में, वही केशवानी सर ने इंक्लूड किया। एंड दैट इज़ हाउ सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दिखाया, बताया। आप देखोगे ना इफेक्टिवली ये सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स रफली 30 पन्ने के, एंड उसमें अगर मैं ये सारे कटिंग्स को कंसीडर करूं जो मैंने कट करा, तो उसके बाद रफली आपके 22, 23, चलो सेफ्टी के लिए 24 पेजेस बन जाते हैं। अब ये 24 पेजेस पढ़ के आपके अगर 12 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, उसमें से चलिए मैं सोचता हूँ कि 12 में 12 तो इंस्टीट्यूट क्या पता दे ना दे, हर बच्चे इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं, तो चलो 12 में से अगर आप 8 भी स्कोर करो, इट्स अ फेयर ट्रेड, जहाँ पे 2 मार्क्स आपका या 1 मार्क्स आपका एक सब्जेक्ट का, आपकी डिग्री का अचीवमेंट को डिसाइड कर सकता है, वहाँ पे 8 मार्क्स को श्योरिटी लेके चलना इज़ वेरी बिग थिंग। अब आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये स्पेशल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको हर हफ्ते में आपको 3 से 4 बार रिवाइज़ करना पड़े, कभी आप रिवाइज़ करें शाम को, लेकिन मेक श्योर जिस दिन आपको इस स्पेशल स्टैंडर्ड्स में कंफर्ट आ गया ना, ट्रस्ट मी, आप 1.5 डे में ना एग्जाम में 3.5-4 घंटे के अंदर ही सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स रिवाइज़ कर लोगे, एंड इट्स अ फेयर ट्रेड। अगर आपको 12 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो इट्स अ फेयर ट्रेड, ट्रस्ट मी। मेरे को भी स्पेशल स्टैंडर्ड्स याद करने में काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी प्रॉब्लम होता था, येट मैंने इसके संग टाइम स्पेंड किया। वीक में ना मैं इसको 2 या 3 बार खाली स्पेशल स्टैंडर्ड खोल के बैठ जाता था रिवाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो मैं इसके संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एंड ट्रस्ट मी, 1.5 डे में जिस दिन जैसे ही आप ये 3, 3.5, 4 घंटे के अंदर या स्पेशल स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लेते हो, 4 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपके सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, आपको जो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं 1.5 दिन के अंदर पूरा कर सकता हूँ। AFM का पेपर दे के आया, वहाँ से आप चालू कर गए, उस दिन आप क्या करो, प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर लो, कारो 30 मिनट्स टॉपिक है, उस दिन कारो कंप्लीट कर लो, एंड देन आप SQC1 में जहाँ पे 1 घंटा लगता है, अगर आप कंफर्टेबल हो, मैंने आपको बताया भी था, मार्किंग्स भी दिखाए थे, अगर आप उसको टेक्निकली करते हो ना और आपका कंफर्ट बन जाता है, आप उसको 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था ना AFM का, मैंने इसको प्रोफेशनल एथिक्स, SQC1 एंड अपना कारो, ये तीनों दिन मैंने सेम डे ही सल्टा दिया था। अगले दिन मैंने स्टैंडर्ड के संग चालू किया, 4 घंटे में सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट, अगले 4 घंटे में सारे स्पेशल स्टैंडर्ड। आई वॉज इन सो मच कंफर्टेबल पोजीशन कि मेरे पास आधा दिन बचा है और मैं सारा खाली अब मेरे को डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स को रिवाइज करना है, तो ये कंफर्ट आपके संग आ जाएगा ना। तो ऐसा करते करते मेरा जो जिस दिन एग्जाम डेट था ना, सुबह के 7 या 8 बजे तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट, रिवाइज कंप्लीट, डन। अब मेरे पास बचा है कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना। हाँ, मैं एक रिस्क लेके जाता था कि मैं 1 या 2 टॉपिक को छोड़ देता था, क्योंकि मेरे से नहीं होता था। अब मैं 100% टॉपिक मैं नहीं पढ़ के जा पाता था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। जैसे कि ऑडिट प्लानिंग वाला ना, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आता, तो मैंने क्या किया कि वो रिस्क अपने ऊपर लिया कि मैं वो टॉपिक को नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको छोड़ के जाऊँगा। ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ देता। मैं बोलता कि मैं इसके ऊपर करूँगा, मैं हो सकता है आई माइट नॉट बी एबल टू स्कोर मार्क्स, पर मैं इस टॉपिक्स के ऊपर जो मेरे को मालूम है कि इसके ऊपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं इसको अगर अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ, इससे मेरे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, तो वाई नॉट। तो इसीलिए आप लोग हेजिटेट मत करिएगा, स्पेशल स्टैंडर्ड्स के संग आप टाइम स्पेंड करिएगा। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो आपको पक्का, आप इसके संग टाइम स्पेंड करोगे, कोजी मोमेंट स्पेंड करोगे, तो वो आपको एग्जाम में होगा। एक और चीज़ मैं आपके संग शेयर करूँगा, नो डाउट हमारे फैकल्टीज़ जो है हमारे रिविजन वीडियो हमारे सपोर्ट के लिए डालते हैं, लेकिन व्हाट आई फील ना, जब आप रिवीजन वीडियोस देखते हो ना, यू सिट इन द बैक सीट,
आपको कोई ड्राइव कर रहा होता है, यू आर फॉलोइंग, यू आर नॉट लीडिंग। और जब आप क्वेश्चन पेपर देने बैठोगे ना, आपको ऐसा टोटल ब्लैंक रफ पेज मिले, मतलब रफ पेपर या फिर आंसर शीट मिलेगा, उसमें आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो आप अगर जब तक लीडरशिप पोजीशन नहीं उठाओगे, आप लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, ट्रस्ट मी आपको रिकॉल होने में प्रॉब्लम होगा। रिवीजन वीडियोस आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जितना पॉसिबल हो आप 1.5 डेज़ मेरा रिवीजन वीडियोस का सपोर्ट मत लीजिए until and unless it is extremely required, क्योंकि यही चीज़ आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में रिकॉल करने में। स्पीड स्लो है फाइन, लेकिन डील विथ इट। अपने आप को रिवीजन वीडियोस में, फर्स्ट रिवीजन में आपने रिवीजन वीडियोस का हेल्प ले लिया, लेकिन सेकेंड ऑनवर्ड्स में मेक श्योर कि यू आर फोकसिंग ऑन सेल्फ रिवीजन। आप जितना रिकॉल करोगे खुद से, उतना आपको एग्जाम में रिकॉल होगा। हैविंग सेड दैट, मैं ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा, वीडियो को बढ़ाऊँगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स के संग नए टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग ने जो मेरे को फर्स्ट वीडियो में देखा है ना, आप लोग ने मेरे को रीच आउट करा, आप लोग की जितने, अभी तो मैं ऑडिट की वीडियोस डाल रहा हूँ, इसके बाद मैं एफआर की वीडियोस भी डालूंगा, एंड देन फिर मैं एसएफएम की भी वीडियोस डालूंगा। मैं हर पॉसिबल कोशिश करूँगा आप लोग का हेल्प करने में। एंड देन अभी आप लोग की आरटीआई की पेपर भी आने चालू हो गए होंगे, तो आरटीआई भी आप लोग मेरे संग शेयर करिएगा। मैं एक एक पेपर के संग एक एक बच्चे फ्री में आपकी पेपर मंगवाऊंगा, मैं खुद टाइम स्पेंड करूंगा, कैसे क्या मिस्टेक रह गई, फिर आप लोग से एक एक सब्जेक्ट के लिए 35-45 मिनट के कॉल्स बुक करूंगा, एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने इंप्रूव कर सकते हैं। ये सारे पाइपलाइन पे हैं एंड ये सारे अपने करेंगे। जो भी पॉसिबल होगा मैं वो हर पॉसिबल कोशिश करूँगा कि अगर किसी एक बच्चे की मदद कर सकता हूँ, उसका एक अटैम्प्ट बचा सकता हूँ, तो मैं वो करूँगा। तो डेफिनेटली आप लोग ये सारे रिसोर्सेज का हेल्प लीजिए। कुछ भी क्वेरी होता है आप मेरे को रीच आउट करिए, मैं जितना हो सकता है आपको हेल्प आउट करूँगा। मैं अपना अप्रोच आपको बताऊँगा कि हाउ आई यूज़ टू डील विद इट। एंड जस्ट दिल से तमन्ना है कि आप सब सीए जल्दी बने, आप लोग के जो भी सफरिंग्स है वो डेफिनेटली एंड हो, एंड सीए बनने के बाद की जर्नी ट्रस्ट में बहुत पीसफुल है। एटलीस्ट आपको उस टेंशन के संग नहीं सोना है कि हाँ मेरे को कल वापस से उठ के पढ़ना है। दैट्स द बिगेस्ट कंफर्ट दैट यू कैन गेट। तो ट्रस्ट मी, आप लोग डेफिनेटली मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और आप सब सीए बनोगे। आप सब अगर यहाँ तक पहुँचे हो ना अपने लाइफ में, आप लोग सब सीए बन सकते हो, एंड आप सब के अंदर कैपेबिलिटी है। तो जस्ट आप याद रखना एंड अच्छे से करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए बाय बाय।